सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तथा अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा या जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं, उनमें एग्रीकल्चर से जो विभाग की परीक्षा का आयोजन किया जाता है और कृषि विज्ञान की शाखा जो मृदा विज्ञान है उसमें चैप्टर खाद्य उर्वरक है, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन से आपको ये अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कौन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ आप बने रहें। कह रहा है प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि सही सुमेलित करें। कह रहा है सही सुमेलित करें। सूची एक और सूची दो। ठीक है, सूची एक तो कह रहा है राइजोबियम जपैनिकम। राइजोबियम जपैनिकम ये क्या है? जो है कल्चर ये मटर। ठीक, राइजोबियम कल्चर मतलब ये जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में मदद करते हैं। और इधर आपका रहेगा प्लांट, किस पौधे में कौन प्रयोग होता है। ठीक है, बी कह रहा है राइजोबियम मेलिलोटाई। राइजोबियम मेलिलोटाई। क्रॉप सोयाबीन सी जो है राइजोबियम ट्राइफोलाई। डी राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम लेगुमिनेसेरम। क्या करा है? राइजोबियम लेगुमिनेसेरम। बरसीम लूसर्न। क्या कर रहा है? बरसीम और लूसर्न। तो राइजोबियम जपैनिकम जो है सोयाबीन में प्रयोग होता है और मटर में जो है राइजोबियम लेगुमिनेसेरम होता है और बरसीम में जो है राइजोबियम जो है ट्राइफोली। क्या है? बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोली, किसमें? बरसीम में। और राइजोबियम मेलिलोटाई लूसर्न में होता है। तो आप इसको देख लीजिए, राइजोबियम जपैनिकम सोयाबीन में प्रयोग किया जाता है जो कल्चर है, और राइजोबियम मेलिलोटाई लूसर्न में, राइजोबियम ट्राइफोलाई बरसीम में और राइजोबियम लेगुमिनेसेरम
मटर में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो ये जो है राइजोबियम जैपोनिकम जो है, ये आपका सोयाबीन के अलावा मूंगफली, सनहैम, मूंगफली, जो है लोबिया, सनई, सोयाबीन, मूंगफली, लोबिया और सनई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? राइजोबियम जैपोनिकम का, ठीक है। और ये लेग्यूमिनिशियम जो है, ये चना, मसूर, अरहर, इन सब में भी, इस मटर के अलावा जो है चना, मसूर, अरहर में भी राइजोबियम लेग्यूमिनिशियम का प्रयोग किया जाता है। और राइजोबियम जैपोनिकम का मूंगफली, लोबिया, सनई और सोयाबीन, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लिखाएंगे नहीं, आप उसको नोट कर लीजिएगा अलग से पन्ने पर, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हर क्लास में मैं कहता हूँ कि एक रजिस्टर लीजिए, एक रजिस्टर पे अलग पन्ना, उसमें जो है कुछ क्वेश्चन लिखते जाइए जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ। कह रहा है कि डाई अमोनियम फास्फेट में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और किस मात्रा में पाए जाते हैं। तो फास्फोरस जो है वहाँ नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस जो है 46%। कितना? फास्फोरस 46 नहीं होगा, 44 होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फास्फोरस और नाइट्रोजन किस मात्रा में मिलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट में। ये जो उर्वरक का परसेंटेज है, मैं जब सॉइल साइंस के सारे क्लास कवर हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इनको आपको सॉल्व करा दूंगा, तो उसके बाद एक क्लास इसी पे मैं बना दूंगा, किसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आप प्रश्न एक कह रहा है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है कौन सा मृदा सूक्ष्म जीव, कौन सा मृदा सूक्ष्म जीव क्या कर रहा है, कौन सा मृदा सूक्ष्म जीव विनाइट्रीकरण में भाग नहीं लेता है। कह रहे कौन सा मृदा सूक्ष्म जीव है जो विनाइट्रीकरण में भाग नहीं लेता है। कह रहा है
स्यूडोमोनास। बी कह रहा है बैसिलस स्पीसीज। और सी कह रहा है पैराकॉक्स। क्या कह रहा है? पैराकॉक्स स्पीसीज। और डी कह रहा है नाइट्रोबैक्टर स्पीसीज। तो कौन सा मृदा सूक्ष्म जीव है जो विनाइटीकरण में भाग नहीं लेता है? तो वो बैसिलस स्पीसीज जो है वो विनाइटीकरण में भाग नहीं लेता है। कौन? बैसिलस स्पीसीज। बैसिलस स्पीसीज जो है विनाइटीकरण में भाग नहीं लेता है। ठीक है। नहीं, इसमें स्यूडोमोनास होगा। स्यूडोमोनास जो है ये भाग नहीं लेता है। ऑप्शन ए सही है। स्यूडोमोनास जो है फास्फोरस सॉल्युबल करने में भाग लेता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वायुमंडलीय गैस की तुलना में वायुमंडलीय गैस की तुलना क्या कर रहा है? वायुमंडलीय गैस की तुलना में मृदा क्या कर रहा है? वायुमंडलीय गैस की तुलना में जो है मृदा वायुमंडल क्या कर रहा है? मृदा वायुमंडल की सांद्रता बहुत अधिक होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। बी कह रहा है नाइट्रोजन। सी कह रहा है ऑक्सीजन। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो वायुमंडलीय गैस की तुलना में मृदा वायुमंडल में की सांद्रता बहुत अधिक होती है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो वायुमंडल में 0.03% और मृदा में जो है 0.15 से 0.25% तक पाई जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 4, किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण, किस पोषक तत्व के कमी के लक्षण पौधों की पुरानी पत्तियों पर नहीं दिखाई देता है। कह रहा किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधों की पुरानी पत्तियों पर नहीं दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए फास्फोरस, बी पोटास, सी सल्फर, डी नाइट्रोजन। तो किसी पोषक किस पोषक तत्व की कमी पौधों की पुरानी पत्तियों पर के लक्षण जो है नहीं दिखाई देता, वो सल्फर है। आप इसको नोट कर लीजिए। सल्फर जो है ये जो है पुरानी पत्तियों पर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें लिखा दे रहा हूँ कि कौन सी नई पत्ती, कौन पुरानी पत्ती, कौन शीर्ष पत्ती पर कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पुरानी पत्तियों पर कह रहा है NPK, Mg, MO यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम। ठीक है, फिर कह रहा है नई पत्तियों पर, क्या कह रहा है, नई पत्तियों पर। कौन कौन नई पत्तियों पर? सल्फर, फेरस, मैग्नीज और कापर। ठीक है, नई पत्तियों पर सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कापर। कह रहा है ये लक्षण जो है पुरानी और नई पत्तियों पर, पुरानी और नई पत्तियों पर जिंक, पुरानी और नई पत्तियों पर क्या दिखाई पड़ता है? तो जिंक दिखाई पड़ता है। और शीर्ष कलिका पर सल्फर, कैल्शियम। क्या? सल्फर, कैल्शियम। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मृदा क्षरण जो है वर्षा से प्रभावित होती है। बरसात जब होती है तो मृदा का क्षरण होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग से पढ़ने पर। मृदा क्षरण के कारण पूछता है कभी कभी कि जो है मृदा क्षरण के कारण क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है? तो आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ढैंचा, सनई, लोबिया ये हरी खाद की फसल है। अरहर जो है
हरी खाद की फसल नहीं है। लेकिन अगर उसमें जब ऑप्शन में लेग्यूमिनेसी क्रॉप ये सब क्रॉप नहीं रहेंगी तो आप उसको लगा सकते हो, क्योंकि वो जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन उनकी जड़ों में होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक धान्य फसलों के लिए क्या कह रहा है, धान्य फसलों के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, धान्य फसलों के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का कौन सा सही आदर्श अनुपात है। ठीक है, कौन सा सही आदर्श अनुपात है। ठीक है, ऑप्शन ए 8:2:1 और बी कह रहा है जो है 963। सी कह रहा है 4:2:1 और डी कह रहा है, क्या कह रहा है, 6:3:1। तो धान फसलों के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस का जो सही अनुपात है वो है 4:2:1। ये जो है धान फसलों के लिए है। किसके लिए है, धान्य फसलों के लिए। और लगे हाथ दलहनी फसल का भी आप नोट कर लीजिए। दलहनी फसल का सही अनुपात क्या है, दलहनी फसल का सही अनुपात जो है वो 121, 1:2:1 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। ठीक है, ये धान्य फसलों का है। किसका है, धान्य फसलों का, और ये दलहनी फसलों का। ये पूछता है, आप इसको अच्छी तरीके से दोनों तैयार कर लीजिए। ठीक है, तिल के लिए नाइट्रोजन जो है, कह रहा है कि तिल की फसल के लिए नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर कितना प्रयोग किया जाता है। तो तिल का प्रयोग जो है, तिल के लिए जो है नाइट्रोजन का प्रयोग 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 किलोग्राम फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप अलग से पन्ने पर लिख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि जो है उत्तर प्रदेश की हरी खाद की कौन सी प्रमुख फसल है। तो उत्तर प्रदेश में जो हरी खाद की प्रमुख फसल ढैंचा है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ढैंचा जो है हरी खाद की फसल है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, म्यूरेट ऑफ, क्या कह रहा है, म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग, पोटास का प्रयोग किस फसल में नहीं किया जाता है या नहीं करना चाहिए। कह रहा है म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग किस फसल में नहीं किया जाता है या नहीं किया जाना चाहिए या नहीं उपयुक्त होता है। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए धान में, बी
मूंग फली में, सी चना में, डी गेहूं में। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग किस फसल में नहीं किया जाता है? तो वो चना में नहीं किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। म्यूरेट ऑफ पोटाश का दूसरा नाम पोटेशियम क्लोराइड है। इसमें 60% जो है पोटाश पाया जाता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ये करता क्या है? पौधे में की जड़ों को वृद्धि करता है और इसका जो मेजर कार्य है वो जो है फसल की दाना में जो है चमक लाता है। फसल की जो दाना होती है उसमें जो है चमक लाता है। कौन लाता है? पोटाश। पोटाश जो है चमक लाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फसल है जो हरी खाद के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? तो जितने भी नॉन लेग्यूमिनेस हैं उनको जो है हरी खाद के लिए फसल का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन में जौ दिया गया है, इसलिए जो है प्रयोग में नहीं लाया जाता है। लेकिन जो दलहनी फसल हैं उनको लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा अन्न वाली फसल जो है, अन्न वाली फसलों की फास्फेटिक उर्वरक क्षमता उर्वरक प्रयोग क्षमता, उर्वरक उपयोग क्षमता, उर्वरक उपयोग क्षमता कितनी होती है? मतलब जो हम अन्न वाली जो फसल होती हैं, धान्य फसलों, इसमें फास्फेटिक उर्वरक का जो हम प्रयोग करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम 100 किलो डालते हैं तो कितना किलोग्राम जो है उसका प्रयोग करते हैं, बाकी सब बेकार चला जाता है। तो वो है जो है 40%, बी कह रहा है 50% और सी कह रहा है 20% और डी कह रहा है 30%। तो वो जो हम खाद का प्रयोग करते हैं फास्फेटिक उर्वरक का, उसमें से केवल 20% ही प्रयोग करती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, केवल 20% हम प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है? टिलर्स की संख्या को बढ़ाता है, जड़ की वृद्धि करता है, दाने और भूसे के अनुपात को बढ़ाता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। और हम जो है अगर फास्फेटिक की जगह केवल अगर मतलब फास्फेटिक जो की जगह जो है नाइट्रोजन अगर दिया होता तो नाइट्रोजन भी जो है 30 से 35% नाइट्रोजन उपयोग क्षमता होती है। कितना? 20%। ये कभी कभी 16% भी देगा, तो 15 से 20 इसको रेंज मानेंगे। जो 15 से 20 के बीच में आता है उसको आप लगा सकते हैं, और 30 से 35 के बीच में नाइट्रोजन को। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करने के लिए खेत में कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप 46%
नाइट्रोजन की 100 किलोग्राम में जो है, जैसे कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 120 किलोग्राम, तो आप लिखेंगे कि 46 किलोग्राम जो है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन में प्राप्त होता है। तो 1 किलोग्राम 100/46 और एक जैसे कह रहा है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ आप कैसे इसको लगाएंगे, आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मेरा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए कितने किलोग्राम यूरिया, मेरा कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 120 किलोग्राम। तो देखिए यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो 46 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होता है 100 केजी यूरिया से। इसलिए 1 केजी व 100/46। ठीक है, 100/46 और 120 केजी नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होगा, तो वो होगा 120 × 100/46, 120 × 100/46। आप जो है इसको काट लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसी को आप लगा दीजिएगा। ठीक है, यही इसका सूत्र है। आपको जैसे 10,000 वर्ग मीटर का है, ये 120 किलो जो है 120 किलोग्राम 10,000 में पड़ता है स्क्वायर मीटर में। ऐसे ही 100 वर्ग मीटर दे देगा, 200 वर्ग मीटर दे देगा, 300 दे देगा, 400 500 जो भी देगा, 50 वर्ग मीटर देगा, तो आप उसी का फार्मूला लगा करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सी खाद जो है बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत आती है। तो बायो फर्टिलाइजर में देखिएगा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हरी खाद, कंपोस्ट और गोबर की खाद ये जो है बायो फर्टिलाइजर में नहीं आते हैं, ये जो है बायो फर्टिलाइजर में नहीं आते हैं। ठीक है, ये जो है आप जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, ये सब जो है बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो पिछली क्लास में मैंने लिखा है एस्परजिलस को, एजोटोबैक्टर को और जो है एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो है बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से, ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। ये सब पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में कि कौन बायो फर्टिलाइजर है, कौन हरी खाद है। मेरा हरी खाद के लिए कौन सी फसल का प्रयोग होता है, तो सनई, ढैंचा, इन सबका जो लेगुमिनेसी क्रॉप हैं इन सबका होता है। आप इसको मैं लिखाऊंगा नहीं। कैरा सिंगल सुपर फास्फेट में जो है कितना % फास्फोरस पाया जाता है, तो 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम, 12% सल्फर। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा जैविक खेती के घटक कौन से हैं,
जैविक खेती के घटक कौन से हैं? तो जैसे कह रहा है जैव उर्वरक, बी कह रहा है कार्बनिक खाद, और सी कह रहा है जैव कीटनाशक, डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो जैविक खेती के घटक कौन से हैं? तो जैविक खेती के घटक उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप इसको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इसको गांठ मान लीजिए। कह रहा है कि क्षारीय भूमि के लिए कौन सी हरी खाद उगाई जाती है? तो क्षारीय भूमि के लिए हरी खाद जो है ढैंचा, कई बार मैंने इसको लिखाया है। क्षारीय भूमि में हरी खाद उगाने के लिए ढैंचा फसल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ढैंचा का, क्षारीय भूमि के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है जस्ता से ज़्यादा प्रभावित होती है? तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि जस्ते की कमी से धान की फसल में जो है खैरा डिजीज लगता है। तो जस्ते से प्रभावित कौन सी फसल होती है? धान होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आदमी के दिमाग में नहीं रहता। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आदमी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मृदा परीक्षण के आधार पर, क्या कह रहा है? मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर, क्या कह रहा है? मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर, क्या कह रहा है? क्रांतिक स्तर क्या होता है? कह रहा है कि मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर क्या होता है? कह रहा है 10 ppm, मतलब पार्ट पर मिलियन। बी कह रहा है 15 ppm। सी कह रहा है 20 ppm। डी कह रहा है 5 ppm। मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर होता है, तो वो होता है जो है 5 ppm। कितना होता है? 5 ppm होता है। आप इसको नोट कर लो जो लीजिए, मतलब जैसे वो है अमूमन जो है 3 से 5 ppm होता है। 3 से 5 ppm होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आप उसको कह रहा कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए
ऑक्सीकरण, क्या हो गया? ऑक्सीकरण। बी अवकरण, क्या कह रहा है? अवकरण। सी जल विघटन। डी उपयुक्त सभी। नाइट्रीकरण क्या है? तो वो ऑक्सीकरण है। तो नाइट्रीकरण की क्रिया जो होती है वो वायु की उपस्थिति में होती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो जो है आप जो है नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है ऑक्सीकरण है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा किस, देखिए कह रहा किस उर्वरक को सोना उर्वरक के नाम से जानते हैं? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, क्या कह रहा है? किस उर्वरक को सोना, क्या कह रहा है? किस उर्वरक को सोना खाद के नाम से जानते हैं? सोना खाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा जो है यूरिया डाई अमोनियम फास्फेट। सी कह रहा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और डी कह रहा है जो है सिंगल सुपर फास्फेट। तो किस उर्वरक को सोना खाद के नाम से जानते हैं? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को जो है सोना खाद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही है। इसको जो है किसान खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान खाद भी कहते हैं, किसान खाद भी कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक नत्रजन स्थिरीकरण में कौन सा पोषक तत्व सहायता करता है या भाग लेता है? तो पिछली कई क्लासों में हमने लिखा दिया है इसको, क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप इसको अलग पन्ने से नोट कर लीजिए। मॉलिब्डेनम पोषक तत्व जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके पहले भी हमने लिखाया है, कह रहा है कि नाइट्रोजन एंजाइम नाइट्रोजिनेज, क्या कह रहा है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम का किससे संबंध है? तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। आप इसको भी अलग से पन्ने पर लिख लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु, कह रहा है कौन सा सूक्ष्म जीवाणु, कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल प्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है? जल प्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल प्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है? कह रहा है ऑप्शन ए
रेडियो बैक्टर, बी कह रहा है एजोटो बैक्टर, सी कह रहा है, क्या कह रहा है, क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम, और डी कह रहा है राइजोबियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जो है जल प्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है, तो वो क्लोस्ट्रिडियम करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। जो क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु होता है वो जो है अच्छी वृद्धि करता है। कहाँ पर? जो है जल प्लावित मृदाओं में। जल प्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है। कौन करता है? क्लोस्ट्रिडियम करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है नाइट्रेट से नाइट्रोजन में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन या जो है डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। जैसे एक क्रिया तो ये होती है कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित होता है। तो मोस्टली पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। केवल धान और आलू को छोड़ करके, मुख्य जो फसलें हैं धान और आलू को छोड़ करके, धान और आलू जो है नाइट्रोजन का अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करते हैं और अन्य फसलें जो है वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनने की क्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं और नाइट्रीकरण उसको कहा जाता है। और नाइट्रेट से नाइट्रोजन में परिवर्तित होने को जो है विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में, किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग के प्रति, क्या कह रहा है? कवक रोग के प्रति, कवक रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। क्या कह रहा है? संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कह रहा किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कह रहा ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी निकिल, सी नाइट्रोजन, डी ये तथा बी दोनों, ये तथा बी दोनों। तो किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है? तो सिलिकॉन और निकिल दोनों से। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ये तथा बी दोनों। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16
कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट में जो गंधक की मात्रा यानी सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो 24% होती है। आप इसको अलग पन्ने से लिख लीजिएगा। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा कितना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंधक सल्फर कौन अमीनो एसिड है, तो सिस्टीन, मिथियोनिन सल्फर युक्त अमीनो एसिड है कौन, सिस्टीन और मिथियोनिन। आप इसको भी अलग पन्ने पर लिख लीजिए। लगभग 5 या 6वां बार ये क्वेश्चन गुजर चुका है निगाह के सामने से। सिस्टीन और मिथियोनिन जो है ये सल्फर युक्त अमीनो एसिड हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि किस मृदा पीएच पर पोषक तत्व जो है सुलभ होते हैं आसानी से। तो हमने कई बार आपको बताया है, कई बार ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। तो 6.5 से 7.5 पीएच पर जो है पौधों को जो है सूक्ष्म तत्व सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं। कितना से, 6.5 से 7.5। आप इसको नोट कर लीजिए कि 6.5 से 7.5 के बीच जो है वो सुलभ हो जाते हैं मृदा में पौधों के लिए पोषक तत्व। और 5.5 से नीचे जब पीएच मान होता है तो जो है सूक्ष्म जीवाणु की क्रिया सक्रियता कम हो जाती है। कितने के नीचे, 5.5 से नीचे जब आती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उर्वरक मिश्रण में कह रहा है उर्वरक मिश्रण में आर्द्रता ग्राही को घटाने एवं भौतिकीय दशा सुधारने हेतु भौतिकीय दशा सुधारने हेतु जो पदार्थ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है उसे, जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है गुणक मिश्रण में आर्द्रता ग्राही को घटाने एवं भौतिकीय दशा को सुधारने हेतु जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है ऑप्शन ए समुच्चय कारक, बी कह रहा है जो है पूरक, और सी कह रहा है अनुकूलनकारी, और डी कह रहा है जो है उदासीन कारक। क्या कह रहा है, उदासीन कारक। तो उर्वरक मिश्रण में आर्द्रता ग्राही को घटाने एवं भौतिकीय दशा सुधारने हेतु तो जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनुकूलनकारी। क्या कहते हैं, अनुकूलनकारी, यानी क्या कहते हैं इसको, कंडीशनर। इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनर और हिंदी में कहते हैं अनुकूलनकारी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? फास्फेट यानी फास्फोरस, फास्फेट का कह रहा कि फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण किस पीएच परिसर पर होता है? ठीक है, ऑप्शन ए 6.5 से 7.5, बी कह रहा है 7.5 से 8.5, और सी कह रहा है 8.5 से 9.5, और डी कह रहा है 4.5 से 5.5। 4.5 से 5.5। तो फास्फेट का यानी फास्फोरस का अत्यधिक स्थिरीकरण किस पीएच पर होता है? तो 4.5 से 5.5 पर होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ये जो है स्थिरीकरण की बात कर रही है। अभी आप सोचेंगे कि पीछे हमने बताया कि जो है कि 6.5 से 7.5 पे जो है उपलब्धता होती है। तो वे केवल फास्फोरस का नहीं है, सूक्ष्म मतलब कोई भी पोषक तत्व है तो पौधों को किस पीएच मान पर जो है सर्वाधिक सुलभता से प्राप्त होता है? तो 6.5 से 7.5 ये प्राप्त होने का है। ये स्थिरीकरण की बात हो रही है। क्या है? प्राप्त होना और स्थिरीकरण। तो स्थिरीकरण जो है फास्फोरस का, ये केवल फास्फोरस की बात हो रही है, और वहाँ पर सभी पोषक तत्वों का 5.5 से 6.5 पे 6.5 से 7.5 के पीएच मान पर आसानी से उपलब्धता हो जाती है। और यहाँ पर जो है स्थिरीकरण की बात हो रही है, तो 4.5 से 5.5 पीएच पर स्थिरीकरण होता है। ठीक है, यही जो है नाइट्रोजन के लिए भी है। किसके? नाइट्रोजन के लिए भी। किसके? नाइट्रोजन के लिए भी। अब इसको नाइट्रोजन के लिए जो है 4.5 से 5.5 है। इसी में मैं बना दे रहा हूँ, और पीएच मान आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको अलग से, ताकि लिखना ना पड़े। ठीक है, 4.5 से 5.5 नाइट्रोजन के लिए भी, और जो है 5.5 से 7.7 पीएच राइजोबियम। क्या कह रहा है? राइजोबियम के लिए उपयुक्त होता है। यानी राइजोबियम का जो राइजोबियम जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो 5.5 से 7 पीएच पे ज़्यादा करता है। और जो है और 7 से 7.5 पीएच पर एज़ोटोबैक्टर करता है। अच्छा, ये दलहनी फसल में, ये नॉन लेग्यूमिनी दलहनी फसलों में 7 से 7.5 पर जो है एज़ोटोबैक्टर अच्छा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और 5 से 5.5 पीएच पर राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का अत्यधिक जो है स्थिरीकरण करता है। लेकिन ये जो है, ये एज़ोटोबैक्टर जो है
6 पर लेकिन 6 pH मान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फास्फेटिक का अत्यधिक स्थिरीकरण किस पीएच पर होता है, तो 4.5 से 5.5 पर। ठीक, 5.5 से 7 पीएच पर राइजोबियम जो है अत्यधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और 7 से 7.5 पीएच पर एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अत्यधिक करता है, लेकिन 6 पीएच मान पर यह एजोटोबैक्टर निष्क्रिय हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने आपको जो है 35 क्वेश्चन कवर करके दिया है। हमने आज 35 क्वेश्चन कवर किया है, लेकिन अगर कंटेंट की बात करेंगे आप तो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन का कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, रट डालिए। जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी सॉल्व कराए जा रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द, इसी से संबंधित इन क्वेश्चनों के बारे में आप अच्छी तरीके से डिटेल पढ़ लेंगे तो जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द घूम फिरा करके आपको मिलेगा, और आप इनका फंडा क्लियर किए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।